माननीय प्रधानमंत्री जी जवानों के साथ बॉर्डर पर दिवाली मनाते हैं तो फिर पूर्व सैनिक सड़कों पर क्यों? कैप्टन लोकेंद्र सिंह, आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक जो जंतर मंतर पे पैरामिलिट्री के जवान देश की हिफाजत के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें तो फिर उनको पेंशन क्यों नहीं? 1965 और 71 के युद्ध में लड़े नॉन पेंशनर जाबाजों को मात्र 4000 ग्रांट ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी पेंशन नहीं तो फिर 17 सितंबर को पेंशन डे क्यों? जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 8वां सेंट्रल पे कमीशन एफवीए का बड़ा कदम। एफवीए ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा लेटर। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी एफवीए के लेटर पर लेंगे एक्शन? बिना समय गवाए एफवीए के लेटर की चर्चा करने से पहले मैं जो मेजर विसंगतियां हुई हैं अब तक पे कमीशनों के दौरान, क्यों हुई, किसका फेलियर रहा, क्या वजह थी, क्या आप वाकई जानते हो कि इस तरह की विसंगतियां आपके साथ हुई भी हैं, आपको इसका ज्ञान है? इस पर एक छोटी सी झलक देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। पहले नजर डालते हैं फर्स्ट पे कमीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है इस वक्त, ये 1946 में इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट पे कमीशन। उस समय देश गुलाम था और पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आया था। इस समय आर्म फोर्सेस के जवान इसमें इंक्लूड नहीं थे। उनका पे कमेटी, पोस्ट वार पे कमेटी बनी। उन्होंने 1 जुलाई 1947 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तब से वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए रिवाइज करा देता हूं कि सशस्त्र बलों के जवानों को, यानी कि आर्म फोर्सेस को, अपने काउंटर पार्ट्स, उनके समकक्ष जो सिविलियन थे, उससे 2.4 टाइम्स एक्स्ट्रा पेंशन मिलती थी। एक्स्ट्रा पेंशन मिलती थी। सेकंड वेतन आयोग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलें, थर्ड पे कमीशन के टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर जेसीओ और जवानों को उनके लास्ट एमेल्यूमेंट का 70% पेंशन मिलती थी, जिसको घटा के 50% कर दिया गया। कुछ लोगों की जानकारी में है, कुछ की नहीं है। ये थर्ड पे कमीशन के टाइम की बात है। इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं सिक्स्थ पे कमीशन पर। अगर यहाँ मैं सिक्स्थ पे कमीशन की बात करूं तो यहाँ पर सिविलियंस को और आर्म फोर्सेस को बराबरी पर लाके रख दिया था, इक्वल कर दिया था। सिविलियंस को और आर्म फोर्सेस को इक्वल कर दिया था यहाँ पर। ये जब मैं आपको आगे लेटर दिखाऊंगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना बड़ा झोल हुआ और कितनी बड़ी मेजर विसंगतियां थीं। इनमें से मैं आपके साथ कुछ चंद विसंगतियां शेयर कर रहा हूं। चंद विसंगतियां उनमें से, अगर आप यहीं पर इक्वलिटी की बात करें तो मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहूंगा 1972 पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पेंशन के रूप में 1000 रुपये मिलते थे। वहीं सिविलियन जो अधिकारी होते हैं, उनके अपेक्स टॉप मोस्ट सीनियर को वहां पर 416 रुपये पर महीने मिलते थे, जिसको छठे वेतन आयोग में COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 45,000 और वहां अपेक्स बॉडी सिविलियन उनको भी 45,000 एक बराबर कर दिया गया। कितना बड़ा अंतर हुआ। यानी नीचे वालों को ऊपर ले जाना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करते जाना बार बार, क्या ये सही है? ये थी कुछ मेजर विसंगतियां। ऐसी अनेकों विसंगतियां हुई हैं। तो क्या इन सब विसंगतियों का इस बार 8वें वेतन आयोग में निवारण होगा? क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है? इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है एफवीए की तरफ से, और उसमें कुछ पॉइंटों को उजागर किया है और अनुरोध किया है। पहले उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये है लेटर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से 10 जुलाई 2025 को लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसमें सब्जेक्ट देखिए, इंक्लूजन ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम डिफेंस एंड वेटरन सेगमेंट इन 8th CPC, यानी कि 8वें वेतन आयोग में
जब गठन हो, पैनल का गठन हो, तो उसमें डिफेंस से एक मेंबर इंक्लूड होना चाहिए। पहले सेकंड वेतन आयोग तक डिफेंस के मेंबर्स रहते थे, अब नहीं रहते हैं, इसलिए अनेकों विसंगतियां हो रही हैं। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि एक मेंबर होना चाहिए। इसी का ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक हिंदी में इसका रूपांतरण किया है। ये 10 जुलाई का लेटर है माननीय प्रधानमंत्री जी को। मुख्य मांग हमारी एक, उसमें डिफेंस से, पूर्व सैनिक वर्ग से एक कोई सदस्य शामिल किया जाए। और इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों शामिल किया जाए? प्रत्येक 10 वर्ष में गठन होता है वेतन आयोग का, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन और भत्ता समीक्षा होती है उन सबकी, और उसके बाद उसकी सिफारिशें आती हैं। अक्सर वेतन आयोग में जो विसंगतियां सामने आती हैं उनको बाद में सुधारना पड़ता है और सुधार ली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो विसंगतियां होती हैं वो रक्षा कर्मियों के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स, वेतन और सबसे जुड़ी हुई डिफेंस पर्सनल के साथ होती हैं, क्योंकि कोई भी उनका प्रतिनिधित्व इसमें होता नहीं है, इसलिए उसकी मांग की गई है। और ये विसंगतियां आमतौर पर जवानों की स्थिति को, उनके मनोबल को, उनकी पदोन्नति, सेवाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण दिया गया है 1972 में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आर्मी चीफ को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, और वहीं पर सिविलियन टॉप सर्वेंट को 416 रुपये पेंशन मिलती थी, और छठे वेतन आयोग में वो आके एक समान हो गई। मैंने अभी आपको पीछे इसके बारे में बताया भी था, 45,000 दोनों की बराबर हो गई। तो इस तरीके से सेना के साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसका मनोबल गिर रहा है। किस तरीके से सेकंड वेतन आयोग के टाइम पे 2.4 टाइम्स सिविलियन काउंटर पार्ट से ज्यादा पेंशन मिलती थी, और अब वो बराबर हो गई। किस तरीके से तीसरे वेतन आयोग में जेसी और जवानों की 70% से पेंशन को घटा के 50% कर दिया गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि जब किसी को उसकी सैलरी या पेंशन घटाई होगी। हमेशा महंगाई के हिसाब से आगे चल के वो बढ़ती है, ना कि घटती, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। नेक्स्ट, जब आयोग में सैनिकों की आवाज शामिल नहीं होती तो उनके हितों की अनदेखी की जाती है, क्योंकि वहां पर कोई मेंबर होता नहीं, कोई प्रतिनिधि होता नहीं है। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है, वेटरन्स फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रतिनिधि को 8वें वेतन आयोग में लिया जाए, क्योंकि ये संगठन आज 160 रजिस्टर्ड पूर्व सैनिकों के एफबीए के साथ एफिलिएटेड हैं। दूसरी अब बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सेना अनुशासन के लिए जानी जाती है। अगर अनुशासन कहीं है तो एक सेना का नाम सबसे सर्वोपरि आता है। अगर रिटायरमेंट के बाद सारे पूर्व सैनिक अनुशासित रहें, एक झंडे के नीचे रहें, तो क्या मजाल है कि कहीं उनके साथ जिस तरीके से आए दिन पुलिस द्वारा बदतमीजी हो रही है वो हो सके? क्या मजाल है कि उनकी सरकार ना सुने? आपको ये जानकर हैरानी होगी, हालांकि आप जानते भी हैं कि किसी किसी पार्टी का एक एमपी, सिर्फ एक एमपी, जब वो सरकार को समर्थन देता है तो वो मंत्रालय लेता है। अब समय आ गया है कि आप अपने डिफरेंसेस को भूलकर, आप अपने रैंक स्ट्रक्चर को भूलकर, आप अपनी सारी चीजों को भूलकर जिस तरीके से सेना में अनुशासित थे, एक ही घाट पर शेर बकरी सब पानी पीते थे, उसी तरीके से एक मंच पर आए और अपनी मांगों को मनवाएं। रास्ते बहुत हैं खुलने के लिए, तरीके बहुत हैं। जिसका जो तरीका जिसको पसंद आता है वो उस तरीके को अपनाए, लेकिन जब सैनिकों की बात हो तो सारे अपने अपने हितों को भूलकर एक पूर्व सैनिकों के हित पर खड़े हों। मैं ये कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जा रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो पूर्व सैनिकों को चाहिए कि वो उसका सपोर्ट करें, संगठन को इस्तेमाल ना करें, संगठन से सपोर्ट ना करें, व्यक्तिगत तौर पर उनकी सपोर्ट करें। और पॉलिटिक्स के रास्ते, राजनीति के रास्ते ही रास्ते खुलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो संगठन बने हैं पॉलिटिकल, वो अपना काम अपनी तरीके से करें।
और सब मिलके आगे बढ़ें किसी ना किसी तरीके से, अपने जो जिस रास्ते से आगे जा रहा है उसको उसी तरीके से सपोर्ट करें, और जहां पूर्व सैनिकों के हित, मान, मर्यादा और सम्मान की बात हो तो सारे एक साथ हों। यही अनुरोध है और यही आपके हित में अच्छा भी है, आपके हित में, देश हित में और सभी के हित में। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।